नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम उपप्रभाग मैस्टिगोमाइकोटिना के सामान्य लक्षणों एवं इसके सदस्य पाइथियम के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले उपप्रभाग मैस्टिगोमाइकोटिना इस समूह के अंतर्गत आने वाले कवक जलीय तथा स्थलीय सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। अधिकतर सदस्य मर्तोपजीवी तथा कुछ परजीवी होते हैं। यानी मर्तोपजीवी से मतलब है कि ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर वृद्धि करते हैं तथा कुछ सदस्य परजीवी। जब परजीवी की बात आती है तो इस मैस्टिगोमाइकोटिना के सदस्य विकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। थैलस एक कोशिक अथवा पट रहित सकोशिक कवक जाल के रूप में होता है। पट रहित यानी थैलस के अंदर जो कवक तंतु होते हैं उनके अंदर पट नहीं पाए जाते हैं, और सकोशिक से मतलब है जब पट नहीं है तो सारे केंद्रक एक ही कोशिका के अंदर बिखरे रहते हैं, तो इस प्रकार की अवस्था को हम संकोशिक कवक जाल कहते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा काइटिन की बनी होती है। कशाभिकी कोशिकाएं चल बीजाणु अथवा युग्मकों के रूप में उपस्थित होती है। यानी इसके सदस्यों में जो कशाभिकाएं हमें देखने को मिलती है वह चल बीजाणुओं में या युग्मकों के अंतर्गत देखने को मिलती है। अधिकांश सदस्य अंश कायफलिक यानी थैलस का कुछ हिस्सा है जो लैंगिक जननांगों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, या ऐसे कह सकते हैं जनन में भाग लेता है। परंतु प्रिमिटिव यूनिसेल्युलर आद्य एक कोशिक सदस्य पूर्ण कायफलिक होते हैं। उनके अंतर्गत पूरा कवक जाल है जो जनन में भाग लेता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं द्वारा होता है। लैंगिक जनन समयुग्मकी, असमयुग्मकी तथा विषम युग्मकी प्रकार का होता है। अर्थात हमें मैस्टिगोमाइकोटिना के सदस्यों के अंतर्गत लैंगिक जनन के तीनों प्रकार देखने को मिलते हैं। लैंगिक प्रक्रिया चल युग्मी मैथुन यानी प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन, युग्मक धानीय संपर्क यानी गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट तथा युग्मक धानीय मैथुन यानी गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की विधियों के द्वारा संपन्न होता है। प्लाज्मोगेमी अर्थात जीवद्रव्य संलयन के तुरंत पश्चात केंद्रक संलयन पाया जाता है। यानी प्लाज्मोगेमी के तुरंत पश्चात है जिसके अंतर्गत कैरियोगेमी संपन्न होती है। निषेचन के फलस्वरूप निषिक्तांड का निर्माण होता है जिसे हम oospore बोलते हैं। अब है मैस्टिगोमाइकोटिना उपप्रभाग को 4 संवर्ग में बांटा गया है। पहला है काइटिडियोमाइसिटीज, दूसरा है हाइफोकाइटिडियोमाइसिटीज, तीसरा है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज और चौथा है oomaइसिटीज। हम इस अध्याय के अंतर्गत संवर्ग oomaइसिटीज के अंतर्गत 4 गण सेप्रोलिग्नियल्स, लेप्टोमाइटेल्स, लेग्निडियल्स और पेरोनोस्पेरल्स और जिसके भी 3 कुल पाइथियेसी, एल्बुजिनेसी एवं पेरोनोस्पेरेसी, इन सब में से हम सिर्फ पेरोनोस्पेरल्स के अंतर्गत फैमिली पाइथियेसी के मेंबर पाइथियम के बारे में इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं इस पाइथियम की टैक्सोनॉमिक पोजीशन। प्रभाग यूमाइकोटा, उपप्रभाग मेस्टिगोमाइकोटिना, वर्ग ऊमाइसिटीज, गण पेरोनोस्पोरेल्स, कुल पाइथियेसी एवं वंश है जो इसका पीथियम है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राप्ति स्थल एवं वितरण। प्राप्ति स्थल एवं वितरण की हम बात करते हैं तो पाइथियम है जो एक बहुत बड़ा वंश है जिसके अंतर्गत लगभग 66 प्रजातियां सम्मिलित की गई है। लेकिन बाद में अन्य वैज्ञानिकों द्वारा जैसे जॉन डेर प्लाट्स निटेरिंग ने 1981 में इसकी 87 प्रजातियों का 87 स्पीसीज का उल्लेख किया है। और ये इस पाइथियम की जो जातियां हैं ये सर्वव्यापी होती है। इनमें से कुछ जलीय, कुछ जल स्थलीय, दोनों आवासों में पाई जाती, जल और स्थल में, और कुछ है जो स्थलीय आवासों में पाई जाती है। ये जातियां भूमि में मर्तोजीवी के रूप में पाई जाती है जो खेतों में क्यारियों के अंतर्गत उगने वाले फसल के नवोद्भिदों में आर्द्र पतन रोग उत्पन्न करती है। पाइथियम वंश की कुछ जातियां विकल्पी परजीवी के रूप में पाई जाती है। ऐसी जातियां ग्रीन हाउस, बीज लगी क्यारियों, नर्सरियों आदि में विध्वंसक रोग उत्पन्न करती है। अब हम देखते हैं कि इनके द्वारा कौन से रोग उत्पन्न किए जाते हैं। तो रोग की बात करते हैं तो पीथियम के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण रोग है इसका वो है आर्द्र पतन, जो कि सामान्यतः हमें सोलेनेसी कुल के पौधों के अंतर्गत तंबाकू, मिर्च आदि के अंदर देखने को मिलता है। और इस रोग का रोगजनक है वो है पाइथियम डेबारियनम। फिर आर्द्र पतन के अलावा कुछ अन्य प्रकार के भी रोग है जो पाइथियम की जातियों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत पपीता के अंदर स्तंभ विगलन पाइथियम एफिनिडर्मेटम के द्वारा किया जाता है। वहीं भिंडी और बैगन के अंदर रिसन फल विगलन पाइथियम इंडिकम के द्वारा, गेहूं के अंतर्गत फूट रोट या पाद विगलन पाइथियम ग्रेमिनिकोलम के द्वारा, वहीं गलन रोग जो है इंडिगोफेरा के अंतर्गत होता है, वो पाइथियम इंडिगोफेरी नामक जाति के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से पाइथियम वंश की विभिन्न जातियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न किए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः कि पाइथियम वंश को आर्द्र पतन यानी डैम्पिंग ऑफ डिजीज के लिए जाना जाता है। अब है रोग के लक्षण। जो हम मुख्य डिजीज आर्द्र पतन के बारे में बात कर रहे हैं पाइथियम के द्वारा होने वाली, तो इस आर्द्र पतन रोग के अंतर्गत हमें दो अवस्थाएं देखने को मिलती है। पहली ये प्री इमरजेंस फेज, यानी इस अवस्था के अंतर्गत जो रोग होता है वो आसानी से पता नहीं लगा जा सकता। भूमि की सतह के नीचे अंकुरित हो रहे नवोद्भिदों की भूमि की सतह के ऊपर आने से पहले ही उनके अंतर्गत संक्रमण हो जाता है और वो है जो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा है पोस्ट इमरजेंस फेज, यानी नवोद्भिद अंकुरित होकर के भूमि की सतह से बाहर की ओर वृद्धि करता है, उसके पश्चात उसके आधारीय भाग में इनका संक्रमण देखने को मिलता है, जिसे हम पोस्ट इमरजेंस फेज कहते हैं। यहाँ पर आप जो एक इमेज देख रहे हैं जिसके अंतर्गत पोस्ट इमरजेंस फेज के अंतर्गत आप देख रहे हो प्लांट में संक्रमण के कारण उसका आधारीय भाग संकीर्णित हो जाता है, जिससे ये नवोद्भिद
ऊपरी भाग का जो वजन होता है उसको सहन नहीं कर पाता है और वो है जो मुड़ करके नीचे गिर जाता है और वो नष्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं पाइथियम की वेजिटेटिव स्टेज। पाइथियम के अंतर्गत कवक जाल है जो सुविकसित एवं संकोशिक होता है, यानी इसके अंतर्गत पट्ट रहित कवक जाल होता है। कवक तंतु काचाभ, पट्ट रहित, शाखित एवं लंबे धागेनुमा होते हैं। पट्ट निर्माण प्रौढ़ अवस्था या जननांग निर्माण के दौरान हमें देखने को मिलता है। इन पट्ट कब बनते हैं? या तो प्रौढ़ अवस्था में या फिर जननांग लैंगिक जनन के समय जब अंडधानी और पुंधानी का निर्माण होता है तो उनके अधरीय भागों में पट्ट का निर्माण होता है। अधिकांशतः जातियों में कवक जाल अंतरकोशिकीय व कुछ में अंतःकोशिकीय होता है। कवक जाल हमें जो दोनों कंडीशन में देखने को मिल सकता है, यानी इंटरसेल्यूलर भी हो सकता है और इंट्रासेल्यूलर भी हो सकता है। अंतःकोशिकीय जातियों में चूसकांक पाए जाते हैं, यानी इंटरसेल्यूलर अगर स्पीसीज है तो उनके अंतर्गत में क्या है, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलते हैं जो कि पोषण अवशोषण का मुख्य अंग होते हैं। कवक सूत्र मृत पादप भागों पर वृद्धि कर नए पोषिता को संदूषित करते हैं। ये जो कवक सूत्र होते हैं ये मृत पादप भाग यानी पादपों के जो टूटे सड़े गले भाग होते हैं उन पर ग्रोथ करते हैं और इसी के दौरान बाद में ये नए होस्ट को भी संदूषित करते हैं। अब हम देखते हैं पाइथियम के अंतर्गत जनन। जनन के अंतर्गत हम देखते हैं पहला कायिक जनन की बात करें तो इसका जो कवक तंतु है वही है जो विखंडन के द्वारा अलग होने पर नए कवक जाल को निर्मित करता है। अब हम कहते हैं अलैंगिक जनन की जब हम बात करते हैं तो अलैंगिक जनन में पाइथियम के अंतर्गत यह इसके जनन का मुख्य तरीका है, अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में पाइथियम के द्वारा इसी विधि के द्वारा जनन होता है और अपनी ये वंश वृद्धि करता है। पाइथियम में अलैंगिक जनन दो प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। एक है आपके चल बीजाणु और दूसरा है आपके वो है कोनिडिया। ये है आपके पिथियम का कवक जाल है। परपोषी के अंतर्गत जब कवक जाल वृद्धि करता है तो इसमें से कवक जाल से कुछ कवक तंतु ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और ये जो खूंटेनुमा संरचना आपको दिख रही है ऊपर की तरफ, इन ऊर्ध्व संरचनाओं को हम बोलते हैं जू स्पोरेंजियोफोर। अगर ये ऊर्ध्वनुमा संरचनाओं के ऊपर अगर चल बीजाणु धानी का निर्माण होता है तो हम इसको बोलेंगे जू स्पोरेंजियोफोर या स्पोरेंजियोफोर। अगर यही इसी स्पोरेंजियो के ऊपर अगर कोनिडिया का निर्माण होता है तो इसको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के ऊपरी भाग जो गोल बल्बनुमा होता है इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर चल बीजाणु बनते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे चल बीजाणु धानी। और चल बीजाणु धानी के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है चोंचनुमा, जिसे हम पेपिला कहते हैं। इस बीजाणु धानी के अंतर्गत बहुत सारे केंद्रक होते हैं, अर्थात बीजाणु धानी बहुकेंद्र की होती है और इस बहुकेंद्र की प्रोटोप्लाज्म के बाद में बहुकेंद्र की अवस्था से एक केंद्र की अवस्था यानी इसके अंतर्गत एक केंद्र की चल बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये सारे चल बीजाणु एक समूह के रूप में इस पेपिला से होते हुए बाहर है जो एक बुलबुले के साबुन के बुलबुले के समान एक ग्रुप में एक झिल्ली के द्वारा परिबद्ध रहते हैं और जब ये झिल्ली फट जाती है तो चल बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं।
अब ये जो जल बीजाणु हैं जो इस प्रकार की प्रकृति के होते हैं, इसमें जो अवतल दिशा होती है साइड, इस अवतल साइड में ऊपर की तरफ है जो आपको टेंसिल प्रकार की कशाभिका दिखाई देगी और नीचे की तरफ आपको विप्लेस प्रकार की। इनमें ये अंतर होता है कि टेंसिल के अंतर्गत आपको रोम दिखाई देंगे। इस तरह अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इसके अंतर्गत मेस्टिगोनियम्स रोमनुमा संरचना पाई जाती है कशाभिका पर, जबकि नीचे वाली जो कशाभिका है वो चिकनी भित्ति वाली होती है। इस पर कोई है जैसे कांटेनुमा या रोमनुमा संरचनाएं नहीं पाई जाती है। ये जल बीजाणु द्विकशाभिकी होती है जो सामान्य दिखाई दे रही है, और कुछ समय तक ये जल में तैरने के पश्चात ये विश्राम अवस्था में आ जाते हैं और उनकी कशाभिकाएं गिर जाती है, और ये है जो एक सिस्ट का निर्माण करते हैं, यानी अपने चारों ओर एक मोटी पिट्टी का निर्माण करते हैं, और बाद में अनुकूल परिस्थितियों में ये पुट्टी अंकुरित होकर के, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक नए कवक जाल का निर्माण करती है, और ये कवक जाल पुनः पपकोशी को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। अगला हमें देखते हैं कि कोनिडिया का निर्माण। वही कवक जाल कोनिडिया का भी निर्माण कर सकता है। इसमें ऊर्ध्व तंतु होते हैं, उनके ऊपर अगर कोनिडिया का निर्माण होता है उसमें कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडियोफोर के ऊपर है जो कोनिडियम बनते हैं अंतर्जात रूप से, और ये कोनिडिया बहुकेंद्र की संरचना होती है, और बाद में ये कोनिडिया मुक्त होने पर अंकुरित होकर के नए कवकजाल को जन्म देते हैं, और नया कवकजाल पुनः है जो परपोषी को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पाइथियम के अंतर्गत अलैंगिक जनन दो प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है, जल बीजाणुओं के द्वारा और कोनिडिया के द्वारा। यानी सेम कवकजाल दोनों प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण कर सकता है, वह वातावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन पाइथियम वंश की प्रजातियों के अंतर्गत हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में देखने को मिलता है। सामान्यतः लैंगिक जनन सभी प्रकार की कवक जातियों के अंतर्गत प्रतिकूल परिस्थितियों में ही संपन्न होता है। अनुकूल परिस्थितियों में अधिकांशतः अलैंगिक जनन ही वंशवृद्धि का मुख्य साधन है। लैंगिक जनन के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके अंदर जो आपका कायिक कवक जाल है, ये जो कायिक कवक जाल है, इस कवक जाल पर एक ही कवक तंतु से दोनों जननांग अर्थात नर जननांग को बोलते हैं पुंधानी और मादा जननांग को कहते हैं अंडधानी का परिवर्धन होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ही ऊर्ध्व कवक तंतु है, उसके ऊपर से देखो आप सीधा आपको जो दिखाई दे रहा है ये अंडधानी है, और साइड से जो ब्रांच निकली हुई है और ऊपर टोपिनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं पुंधानी। अंडधानी और पुंधानी ये दोनों पास पास ही विकसित होती है ताकि निषेचन की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप अंडधानी के अंतर्गत अंडाणु का निर्माण होता है और पुंधानी के अंतर्गत पुंगनुओं का निर्माण होता है। पुंधानियां जो कि अंडधानी के समीप स्थित होती है, इन दोनों की जो कॉमन भित्ति होती है वो डिजल हो जाती है, जिसके फलस्वरूप पुंधानी से एक निषेचन नलिका के रूप में नर केंद्र को अंडधानी के अंदर मुक्त कर दिया जाता है। तत्पश्चात निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है। निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप नर और मादा केंद्रकों का संलयन संपन्न होता है।
और नर और मादा केंद्रकों के संलयन से ऊस्पोर अर्थात निषिक्तांड का निर्माण होता है और ऊस्पोर अंकुरित होकर के नवीन कवक जाल का निर्माण करता है। कभी कभी यह जो निषिक्तांड है यह अंकुरित होकर के एक जनन नलिका का निर्माण करता है। जनन नलिका के शीर्ष पर है जो वेसिकल्स का निर्माण होता है, उसके अंतर्गत जू स्पोर बनते हैं और ये जू स्पोर अंकुरित होकर के भी नए कवक जाल को जन्म देते हैं। इस प्रकार से पिथियम में लैंगिक जनन संपन्न होता है। फिर है रोग नियंत्रण। रोग नियंत्रण के लिए पौधों को हमें जो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रोपित करना चाहिए। क्यारियों के अंतर्गत क्यारियों को हवा व प्रकाश से पर्याप्त मात्रा में उपचारित कर बीज बोने चाहिए। आर्द्रता की मात्रा कम रखनी चाहिए क्योंकि ये जो पाइथियम की विभिन्न जातियां हैं ये आर्द्रता एवं तापमान, उच्च तापमान की स्थिति में अत्यधिक वृद्धि करती है। मिट्टी का विसंक्रमण रोग नियंत्रण की प्रभावशाली युक्ति है। यानी मिट्टी को अगर मिट्टी के अंदर जो मौजूद संक्रमण है उस संक्रमण को अगर नष्ट किया जाए तो रोग को आसानी से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। नर्सरी बेड्स में 0.5% बोर्डो मिश्रण एवं 1.50% फॉर्मेल्डिहाइड का घोल बना करके उसका छिड़काव किया जाए तो यह उपाय भी काफी प्रभावकारी होता है रोग के नियंत्रण के लिए। इसके अलावा संक्रमित रोगग्रस्त जो भी पादप है उन पादपों को इकट्ठा करके जला करके नष्ट कर देना चाहिए। धन्यवाद।